1994 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब एक जेफ बेजोस नाम के व्यक्ति अपना जॉब छोड़ के स्टार्टअप करने का सोचते हैं। जेफ बेजोस को लगा कि एक एरिया में एक बुक स्टॉल पे हर बुक नहीं मिल सकती, क्यों ना वो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए कि वहाँ पे सारी बुक्स मिल सके और लोग इंटरनेट में जाके उस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सके। उस समय इंटरनेट का नया नया ही दौर था और इस विषय पे किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो जेफ बेजोस ने इसका फ़ायदा उठाया और कंपनी का नाम सोचना, वेबसाइट का नाम सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा कडाब्रा। उनके जो मैनेजर थे वो जब किसी को फ़ोन करते थे कि मैं कडाब्रा से बात कर रहा हूँ तो लोग बड़ा हंसते थे, ये कैसा नाम है, आबरा कडाब्रा कडाब्रा। तो इससे बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने लगी। उसके बाद उन्होंने कई सारे डोमेन नेम ट्राई किए, जैसे कि awake.com, browse.com, bookmall.com, ये बुक के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट था तो bookmall.com। इसके अलावा relentless.com, पर कोई भी नाम फिट नहीं बैठ रहा था। फिर उनको सूझा मैं सबसे बड़ा बुक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सबसे बड़ी चीज़ को दर्शाए। तो उन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़ॉन है और सबसे बड़ी नदी भी अमेज़ॉन है, तो मैं अपने वेबसाइट का नाम amazon.com रखूंगा। उस समय वेबसाइट्स की दुनिया में, डोमेन नेम्स की दुनिया में ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, क्योंकि किसी को ज़्यादा इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं था। इसीलिए amazon.com इजीली उनको मिल गया, जो कि सबसे बड़े को दर्शाता है। 95 में उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी और ये बहुत ही कन्वीनियंट आइडिया था। लोगों को यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि एक वेबसाइट में जाओ, बुक ऑर्डर करो और बुक आपके घर पे आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा लोगों को और एक साल के अंदर यानी कि 96 दिसंबर तक उनका 1,80,000 का कस्टमर बेस बन गया था। जी हाँ दोस्तों, 1,80,000 कस्टमर उनकी वेबसाइट पे आने लगे थे। 1997 तक उनका जो रेवेन्यू था वो $148 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि बहुत ज़्यादा था। स्टार्टिंग में इनिशियली जेफ बेजोस 1P मॉडल लेके चल रहे थे, यानी कि फर्स्ट पार्टी मॉडल। जेफ बेजोस ही बुक प्रोक्योर करेंगे, यानी कि जो कंपनीज हैं उनसे बुक लेंगे, पब्लिशर्स हैं उनसे बुक लेंगे और अमेज़ॉन पे बेचेंगे। पर धीरे धीरे 1P मॉडल 3P मॉडल पे कन्वर्ट हो गया, यानी कि थर्ड पार्टी मॉडल। अब अमेज़ॉन जो था वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका था, एक मार्केट प्लेस बन चुका था। पर मार्केट प्लेस बनने से पहले अमेज़ॉन के सक्सेस के दो रीज़न थे। एक तो ये बहुत ही कन्वीनियंट था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग वेबसाइट पे आते थे, ऑर्डर करते थे और उनके घर पे डिलीवरी आ जाती थी। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, इससे पहले लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं देखा था, तो लोगों को बहुत ही कन्वीनियंट लगा। दूसरा, कोई कंपटीशन नहीं था इस फील्ड में। इस फील्ड में ज़ीरो कंपटीशन था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने बुक का ऑनलाइन स्टोर खोला ही नहीं था। अमेज़ॉन पहली कंपनी थी कि उन्होंने बुक्स का ऑनलाइन स्टोर खोला। तीसरा जो था कि अमेज़ॉन ने फ्लाई व्हील मॉडल पे काम किया। अब ये फ्लाई व्हील मॉडल क्या होता है? तो अमेज़ॉन ने बहुत ही कम कीमत पे बुक्स को डालना स्टार्ट किया अपने वेबसाइट पे। लोगों ने सस्ते बुक्स देख के और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वेबसाइट पे आके बुक्स परचेज करना स्टार्ट किया। उन्होंने बुक परचेज किया, डिलीवरी उनके घर तक आई, उनको काफ़ी अच्छा फील हुआ। वो फिर से वेबसाइट पे गए, फिर से अमेज़ॉन पे गए और फिर से उन्होंने खरीदना शुरू किया। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए उस वेबसाइट पे amazon.com में, तभी दूसरे जो बुक सेलर्स थे वो भी जुड़ने लगे अमेज़ॉन से और अपने बुक अमेज़ॉन पे सेल करने लगे। तो जितने ज़्यादा सेलर बढ़ते गए उतने ज़्यादा और भी लोग आते गए। सेलर बढ़ते गए, लोग आते गए, लोग बढ़ने की वजह से सेलर आते गए, सेलर बढ़ने की वजह से लोग आते गए। तो ये एक व्हील टाइप का बन गया, जिसको कि फ्लाई व्हील इफेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, अमेज़ॉन को अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा था, पर जेफ बेजोस ने जो भी पैसा कमाया वो वेबसाइट को स्मूथ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और जो कस्टमर आ रहे थे उनको अच्छी फैसिलिटी देने के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि 2012-13 तक अमेज़ॉन ने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, क्योंकि वो जो कमाते थे वो वापस बिजनेस में लगा देते थे। 1998 तक amazon.com इतना बड़ा हो गया था कि फिर जेफ बेजोस ने डिसाइड किया कि बुक्स के साथ साथ हम वीडियो गेम्स और दोस्तों म्यूजिक भी लॉन्च करें amazon.com में। तो उन्होंने वो भी ऐड कर दिया और वो भी काफ़ी बिकने लगा। 99 तक जेफ बेजोस इतने पॉपुलर हो गए थे कि 1999 में उनको टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया और टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पे उनकी फोटो लगी। फिर दोस्तों उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई, 1 क्लिक स्ट्रैटेजी, और ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ अमेज़ॉन के लिए। इसमें क्या होता था कि लोग जाते थे, एक क्लिक करते थे और बस कुछ नहीं करना पड़ता था,
ऑर्डर बुक हो जाता था। इसके लिए लोगों को पहले से ही अपना नाम, नंबर, अपना जितना भी डिटेल है और बैंक अकाउंट डिटेल्स पहले से भर के रखना पड़ता था। तो जिसके ये डिटेल भरे हुए होते थे वो 1 क्लिक में शॉपिंग कर सकता था, 1 क्लिक में ऑर्डर कर सकता था। क्योंकि दोस्तों जेफ बेजोस का ये मानना था कि शॉपिंग करने में जितने ज़्यादा स्टेप लगेंगे लोगों को उतना सोचने का वक्त मिलेगा, और जितना कस्टमर सोचेंगे उतना प्रोडक्ट के सेल में कन्वर्ट होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग जितना सोचेंगे उतना प्रोडक्ट कम खरीदेंगे। तो सोचने का वक्त ही मत दो, 1 क्लिक में ही प्रोडक्ट बिक जाए, सोचने का मौका ही नहीं। इससे सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी अमेज़ॉन की। और दोस्तों इससे एक और फ़ायदा होता था कि जब कोई व्यक्ति अपना नाम, डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब भरता था तो अमेज़ॉन के पास भर भर के डेटा पहुंचने लगा। उस डेटा के अनुसार वो लोगों को सजेस्ट करता था, एड्स चलाता था, और बहुत फ़ायदा हुआ अमेज़ॉन को, क्योंकि भाई डेटा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है जिसने अमेज़ॉन को बनाया है। तो लोगों का डेटा मिला और डेटा को यूज़ करके लोगों तक उनकी पसंदीदा चीज़ें जो वो ढूंढ रहे हैं अमेज़ॉन ने पहुंचाया, जिससे कि सेल और बढ़ गई। अमेज़ॉन के इस 1 क्लिक स्ट्रैटेजी को देखते हुए और भी कंपनीज चाहती थी कि अपने वेबसाइट पे ये 1 क्लिक स्ट्रैटेजी अपनाए, पर दोस्तों अमेज़ॉन ने उसको पेटेंट करा लिया और 2017 तक अमेज़ॉन के अलावा कोई भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर पाएगा, इस बटन को यूज़ नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। 2000 आते आते अमेज़ॉन ने अपना मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया। जैसा कि अमेज़ॉन हम आज देखते हैं कि कोई भी सेलर अपना कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकता है और कस्टमर किसी भी सेलर से अमेज़ॉन के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस बन गया जहां से लोग चीज़ें खरीदते हैं और उसका कमीशन अमेज़ॉन को मिलता है, जिसे कि हम 3P मॉडल बोलते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी मॉडल। इससे अमेज़ॉन को ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा क्योंकि अमेज़ॉन के खर्चे कम होने लगे। अगर अमेज़ॉन खुद प्रोडक्ट बनाता और अपने प्लेटफॉर्म में बेचता तो उनको स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब कुछ उनको बियर करना पड़ता। पर अभी खाली वेबसाइट और वेबसाइट से रिलेटेड सारे कॉस्ट उनको बियर करना पड़ता है। बाकी सारे सेलर्स रखता है, स्टोरेज भी वो करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी वो करता है, मार्केटिंग भी वो करता है, सब कुछ वो करता है। अमेज़ॉन खाली प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिर दोस्तों अमेज़ॉन को एक समस्या फेस करनी पड़ी कि लोग बहुत ज़्यादा आने लगे वेबसाइट पे और इतना डेटा भर गया कि अमेज़ॉन के पास डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं था। फिर दोस्तों जेफ बेजोस को आइडिया आया कि दूसरे के स्टोरेज के भरोसे बैठने से अच्छा है अपना स्टोरेज खोला जाए, अपना स्टोरेज शुरू किया जाए। फिर दोस्तों AWS की स्थापना हुई, यानी कि Amazon वेब सर्विस। दोस्तों ये एक क्लाउड स्टोरेज है जहां पे कोई भी वेबसाइट स्टोर हो सकती है और वहां से चल सकती है। ये एक होस्टिंग का काम करता है। किसी भी वेबसाइट को चलने के लिए होस्टिंग की नीड होती है। और आज बड़े बड़े वेबसाइट फेसबुक, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, ये सब AWS पे होस्टेड है। AWS जैसे ही लॉन्च किया अमेज़ॉन ने तो उनके पास सारी वेबसाइट्स आने लगी, दुनिया जहान की सारी वेबसाइट्स वहाँ पे होस्ट होने लगी। और दोस्तों उसका भी डेटा अमेज़ॉन के पास मिलने लगा, अमेज़ॉन के पास आने लगा। अब इस डेटा का क्या काम था ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, पर इस समय जो अमेज़ॉन है वो क्लाउड होस्टिंग के मामले में नंबर 1 है। अमेज़ॉन ने AWS तब स्टार्ट किया जब इसमें कोई कंपटीशन नहीं था और इसी की वजह से अमेज़ॉन फिर से एक और फील्ड में सक्सेसफुल हो गया और आज अमेज़ॉन का 40% प्रॉफिट AWS से ही आता है, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस से नहीं। 2007 में अमेज़ॉन ने लॉन्च किया अमेज़ॉन किंडल टैब, जो अमेज़ॉन किंडल का टैब होता है जिसमें लोग बुक्स पढ़ते हैं। 2007 में वो लॉन्च किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि जेफ बेजोस ने डिसाइड किया कि मैं ये प्रॉफिट पे नहीं बेचूंगा, जितने पैसे लगे हैं इसको बनाने में उतने ही पैसे में मैं ये बेचूंगा, मैं इसमें ज़ीरो प्रॉफिट रखूंगा। तो सब शॉक हो गए, भाई ये क्या है, ये बिजनेस कर रहे हैं कि चैरिटी कर रहे हैं कि ज़ीरो प्रॉफिट में ये किंडल का टैबलेट ये लोग बेच देंगे। तो जेफ बेजोस ने कहा कि अगर जितने ज़्यादा लोग मेरा ये किंडल टैबलेट लेंगे उतने ज़्यादा लोग बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वो बुक्स कहाँ से लेंगे, वो बुक्स अमेज़ॉन से ही लेंगे, तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा बुक सेल से। और ठीक ऐसा ही हुआ, जितने लोगों ने अमेज़ॉन का किंडल लिया लोगों ने उतना ज़्यादा ऑनलाइन बुक पढ़ना स्टार्ट किया और उनकी बुक्स की सेल डबल हो गई, ऑनलाइन बुक्स की सेल डबल हो गई, क्योंकि जेफ बेजोस को पता था कि अब लोग हार्ड कॉपी पढ़ने की जगह ऑनलाइन में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अमेज़ॉन की इन स्ट्रैटेजीज से हमें ये पता लगता है कि अमेज़ॉन वहाँ हाथ डालता है जहाँ पे वो फर्स्ट मूवर बन सकता है, यानी कि जहाँ पे कोई भी कंपटीशन ना हो वहाँ पे अमेज़ॉन हाथ डालता है और सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कि आप अमेज़ॉन किंडल ले लो, AWS ले लो या फिर अमेज़ॉन मार्केट प्लेस ले लो, या इन सब में अमेज़ॉन फर्स्ट मूवर था, कोई कंपटीशन नहीं था और अमेज़ॉन सक्सेसफुल हो गया। अमेज़ॉन डूबा कहाँ, अनसक्सेसफुल कहाँ हुआ जब अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन फायर मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया।
जब इन्होंने लॉन्च किया 2013-14 के आसपास, तब उससे पहले एप्पल और एंड्रॉयड पूरा एकदम फिक्स हो चुके थे, बस चुके थे लोगों के जहन में। तो जब अमेज़ॉन आया कंपटीशन देने, तो अमेज़ॉन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि अमेज़ॉन एप्पल और जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स थे उनको उनसे कम्पीट कर ही नहीं पाया। अब मैं बताता हूँ जो AWS में जो डेटा लेता था अमेज़ॉन, जो डेटा है सारा अमेज़ॉन के पास, उसका क्या किया अमेज़ॉन ने। सबसे पहले तो अमेज़ॉन में जो डेटा है उसकी वजह से अमेज़ॉन ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दी, जैसे कि अमेज़ॉन बेसिक्स। डेटा से अमेज़ॉन को पता चल गया कि भाई कौन से शहर में किस टाइम में किस महीने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सेल होती है। मान लीजिए मई महीने में दिल्ली में सबसे ज़्यादा AC की सेल होती है, तो अमेज़ॉन ने दिल्ली में एक स्टोर बनाया, अमेज़ॉन बेसिक्स के अपने AC बनाए और दिल्ली के उस स्टोर पे AC रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है मई के महीने में दिल्ली से AC के ऑर्डर आएंगे। तो जैसे ही AC कोई सर्च करता था तो अमेज़ॉन बेसिक्स सबसे टॉप पे आता था। अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन बेसिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके दाम कम रखे और उनका डिलीवरी टाइम भी कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से उस शहर के उस जगह पे वो प्रोडक्ट स्टोर किया हुआ था, तो डिलीवरी में कम टाइम लगेगा। जैसे कि अगर आप सैमसंग का प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे अमेज़ॉन से, तो वो 2 या 3 दिन में आएगा, पर अमेज़ॉन बेसिक्स 1 दिन में आ जाएगा। तो आप क्या प्रेफर करोगे? जो जल्दी आ जाए और सस्ता भी है। तो इसीलिए लोगों ने अमेज़ॉन बेसिक्स लेना ज़्यादा प्रेफर कर लिया। ये डेटा के थ्रू अमेज़ॉन ने लोगों के बिहेवियर को जाना और अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और घर घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा AWS में जैसे कि सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होस्टेड है, तो अमेज़ॉन को हर दिन पता लगता रहता है कि कौन से लोग कौन से वेबसाइट में ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टाइप के बिजनेसेस में ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसका डेटा अमेज़ॉन के पास होने के कारण अमेज़ॉन अगर कोई भी बिजनेस में हाथ डालता है तो उसको पता रहता है कि इस बिजनेस में लोग की डिमांड क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेटा का खेल किया हुआ अमेज़ॉन ने पूरा, डेटा के थ्रू अमेज़ॉन पूरा चल रहा है। 2021 आते आते अमेज़ॉन $100 बिलियन की कंपनी हो गई थी और जेफ बेजोस लॉकडाउन के टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे सबने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इंडिया, अमेरिका, हर जगह पे सबने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया और जेफ बेजोस को काफ़ी फ़ायदा मिला और दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? अमेज़ॉन का बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनकी पूरी कहानी कैसी लगी आपको? और अगर ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हो तो बिज़ मनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, बाय बाय।